जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आने वाली हैं 2024-25 में जो भर्ती होगी एसएससी जीडी की, उसके लिए जीके जीएस के और प्लस करंट अफेयर 2024 और 25 का करंट अफेयर जो 25 में होने वाला, अदरवाइज जो 23 का, 22 का, 21 का, 20 तक का आपको आज की क्लास में मिलेगा। और मैं बता दूं, जो हमारे पेपर अभी हुआ था उससे और प्रीवियस पेपर हो चुके हैं उनसे क्वेश्चन लिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन उनसे रिलेटिव भी हैं। तो क्लास को पूरा देखना है और 1 मिनट थोड़ा सा समय इन दोस्तों को भी देना है जो प्रॉपर मुझे कमेंट करते हैं अभी आरपीएफ की क्लास में। तो यहाँ पे देखो, ये तुसी चौहान कह रही हैं, सर आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। तो भैया चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और यहाँ पे देखो, छोटू कुमार कह रहे हैं पीडीएफ लिंक सर, तो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा, लिंक शेयर कर दिया होगा पीडीएफ का, और आप वहाँ पे जाके रिप्लाई को चेक करेंगे और वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। काजल साक्य कह रही हैं जय हिंद भैया, तो जय हिंद बेटा। और यहाँ पे देखो 23 का असम है ये भैया। हार्ट किंग पुनीत तोमर कह रहे हैं जय हिंद जय भारत भैया, जय हिंद जय भारत। और अंजू लामा सर जी, तो बेटा धन्यवाद। और यहाँ पे ये भैया राघव, इनको भी धन्यवाद। रोशन भैया को भी। और रामानंद क्या है, रमनदीप कौर, आपका भी, आप बहुत अच्छा क्लास कराते हो बेटा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ निधि को देखो, यहाँ पे कह रही सर लाइव क्लास का टाइम क्या है। तो लाइव क्लास अभी नहीं हो पाती है, मैंने आपको बताया था। और एक बार हमारे तिरंगे के लिए सभी दोस्त जय हिंद बोलेंगे और कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और पहला प्रश्न है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, यहाँ से आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें, आप अगर नए हैं, नए बंदे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जानना देखो बिल्कुल बेसिक से ज़रूरी है। और ये क्लास बाकी में बेसिक से, ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बिंदुसार। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं बता दूं, चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। क्या हैं? मौर्य वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने नंद वंश को समाप्त किया था, ये भी ध्यान रखना। और नंद वंश का जो आखिरी शासक था वो याद रखना, वो था धनानंद, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मानंद, उसको भी याद रखना है। और देखो, जो चाणक्य थे वो याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य के वैसे तो ये गुरु थे, ठीक है, इन्होंने इन्हें शिक्षित किया था। और लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो अगर प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो भी आप इन्हें ही बताएंगे। और इनकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, इसको भी देखो ध्यान रखना, ये राजनीति से संबंधित थी। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते आप बता देंगे। अशोक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे, ऐसे याद रखना कि बिंदुसार का पुत्र, ठीक है। तो अशोक, महान कलिंग का युद्ध, ये सब आपको मैं सब बताऊंगा, बस क्या है, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और यहाँ पे देखो, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखो, जो दिवस हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। जितने भी मैंने प्रीवियस पेपर देखे, दिवस हैं, बुक हैं, नदी, पहाड़, और ये आपके बोलते हैं जीआई टैग और विटामिन, ठीक है, ये मतलब सिलेक्टेड टॉपिक हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे। यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो होना चाहिए 11 जुलाई। ऑप्शन बी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ऑप्शन बी लगाया होगा। और देखो, 16 सितंबर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट एक डेट है, ये आपको पता होना चाहिए कि 16 सितंबर को क्या मनाते हैं। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं, याद रहेगा ना। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ओजोन लेयर को जो मतलब नुकसान पहुंचा रही है, हानि पहुंचा रही है, वो कौन सी गैस है, तो याद रखना वो CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना है। और चलते हैं इसी के साथ, मैं आपको रोज़ 3 या 4 दिवस और बाद बाकी जहाँ से भी, जो भी देखो जितने भी नेशनल पार्क हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सब टॉपिक क्लियर करवाता हुआ चलूँगा। और PDF भी दूंगा, रोज़ का रोज़ आपको PDF भी मिलेगा। देखो यहाँ पे दिया है, दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व। दूध से अगर क्रीम निकाल लोगे तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा या समान रहेगा। तो याद रखना है यहाँ पे, अगर दूध से क्रीम निकाल लोगे तो उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व पूछा है, और वैसे वैसे भी बताना है। और देखो यहाँ पे अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ये ध्यान रखना। इसमें देखो ऐसे याद रखना कि 11,297, हाँ ठीक है, 11,297 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में है, ये आप ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है केंद्र शासित प्रदेश का वो दिल्ली हो जाएगा। और अगर सबसे कम की बात करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। ये इसका सबसे कम है, ध्यान में रहेगा ना। अगर सबसे ज़्यादा वैसे राज्य की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका बिहार। कौन हो जाएगा सबसे ज़्यादा वाला? तो वो हो जाएगा बिहार। और सबसे कम की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, केंद्र शासित भी और वैसे भी। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आपने जितना मैंने बताया है आपने नोट किया होगा। और देखो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे देखो दोस्त, जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1861। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हमारा है सही जवाब हो जाएगा। ये जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम जो अंग्रेजी जनरल या अफसर था वो कौन था, किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखना क्या था उसका नाम? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, कनिंघम मैं लिख देता हूँ, कनिंघम। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ना वो है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। तो इसको भी देखो ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1901 में नोबल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अल्फ्रेड नोबल के नाम पर इसकी शुरुआत किया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे दिया है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। देखिए ये आपके करंट का क्वेश्चन है, ये आपके करंट का क्वेश्चन है, 2023 से पूछ लिया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना है वो हो जाएंगे मैक्स वेस्टेपन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ कि ये जो फार्मूला 1 रेसिंग होती है ना कार की, तो उसके ये चैंपियन चुने गए हैं, उसी का यहाँ पे पूछा गया है। तो याद रखना कि ये लगातार 3 बार रहे हैं, लगातार 3 बार बने हैं, तीसरी बार ये लगातार बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रोनाल्डो बताओ किससे संबंधित हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन पूछा गया है कि किस राज्य में हुआ है। ये भी आपका देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो सही जवाब आपका है वो तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और मैं एक आपको गुड न्यूज़ बताऊँ, आज मॉर्निंग में 8 मतलब मेरा दोस्त आया हुआ था और वो कल उसका यूपीपी का पेपर दे के आया, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर कल उसका था, दे के आया। उसने आज मुझे बताया कि यार वो अभी ना 3-4 दिन पहले मेरे साथ बैठा हुआ था और ऐसे उसने मुझसे पूछा कि तुम जो लड़कों के साथ में क्वेश्चन वगैरह शेयर करते हो कैसे करते हो, क्या सिस्टम होता है। तो मैंने उसे स्लाइड दिखाया, तो मैं वो मतलब आप लोगों के साथ में आरपीएफ की क्लास में बताने वाला था वो क्वेश्चन। जब मैं उसके साथ में पूरे बैठ के उसके साथ में 50 के 50 क्वेश्चन दोबारा रिवीजन किए ना, तो वो बता रहा कि भाई जब मैं पेपर देने गया तो मेरे पेपर में 5 क्वेश्चन तुम्हारे उस क्लास से थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, उसमें करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, और 4 क्वेश्चन वैसे पूछे। तो यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखना यार। देखो चीज़ों को अगर देखते रहोगे ना तो ऐसे ही फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पे बताओ संसद के व्यय को कौन नियंत्रित करता है। संसद के व्यय को कौन नियंत्रित करता है, तो आप क्या बताएंगे? याद रखना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए जो आपने लगाया है सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अपने अगले विभाग कह रहा हूँ प्रश्न की तरफ, माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे दिया है वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, कौन सा शीशा लगाया जाता है हेडलाइट में। तो याद रखना देखो दूर तक लाइट जानी चाहिए, सीधा फोकस जाना चाहिए। तो उसके लिए ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आपका राइट जवाब है वो हो जाएगा
अवतल दर्पण। ऑप्शन ए आपने भी यही लगाया होगा, मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ। और जो पीछे देखने का होता है ना, पीछे देखने का जो शीशा लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण। इसमें क्या है ना, वास्तविक उल्टा दिखाता है। जैसे ट्रक आ रहा है छोटा भी दिखाता है ना, वास्तविक उल्टा देता है, छोटा दिखाता है ना उत्तल में। भाई पीछे से ट्रक आ रहा है, शीशा तो छोटा सा होता है लेकिन ट्रक और छोटा उसमें दिखने लगता है और दिख रहा होता है कि पीछे से आ रहा है ना, बिल्कुल सीधा हमें दिख रहा होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल जो है वो किसका मिश्रण होता है, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना तावा और जस्ता, तावा और जस्ता, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। और मैं बता दूं प्रीवियस ईयर जो मतलब अभी मतलब जो पेपर हुआ था, अभी जिसका वो आया मेरिट आई थी, तो फिजिकल के लिए जो भी बंदे सिलेक्ट हुए हैं, अगर उसमें नहीं हुए हो कोई बात नहीं है, मेहनत कर लो एक बार दोस्त, और अगर एक आध नंबर से रह गए हो सफलता मिलेगी दोस्त, ठीक है ना। कहते हैं ना कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो दोस्त जीतता वही है जो हारता है, ये याद रखना। और जब तक हारे नहीं हो तब तक आपको जीत की वास्तविक वैल्यू नहीं पता होगी, समझ रहे हो ना। और हारना तो ज़रूरी है ही, जीतने के लिए तो हारना ज़रूरी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मेहनत करो, सफलता इस बार आपके कदम को ज़रूर चूमेगी। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना वो आपका है आर्टिकल 280। कौन सा है, आर्टिकल 280, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 164 में क्या दिया जाता है, 164 में मुख्यमंत्री का जो चुनाव है ना, वो याद रखना। जो मुख्यमंत्री संबंधित उनका जो नियुक्ति है, चुनाव क्या नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री देखो प्रधानमंत्री और सीएम, मुख्यमंत्री, इन लोगों की नियुक्ति होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना, पूछ लिया जाता है। पीएम की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अनुच्छेद 75 याद है ना, इनसे संबंधित है। और जो ये होते हैं इनकी राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 164 इनसे संबंधित है। 368 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पता है क्यों, क्योंकि कोई भी अगर संशोधन करना है तो इसी आर्टिकल के तहत होता है, 368 के तहत संशोधन होता है संविधान में। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ दिया गया है लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है। जो लैंसडाउन पर्वतीय नगर है वो, कहने का मतलब है कि लैंसडाउन कहाँ कौन से राज्य में पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, अगर घूमने गए हो तो ठीक है, नहीं तो जाना, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुकून, बहुत मज़े हैं यहाँ पे, घूमने जाना ज़रूर। और मैं बता दूँ ये उत्तराखंड में है। ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये उत्तराखंड के पता है आपको गढ़वाल ज़िले में पड़ता है, ये गढ़वाल ज़िले में पड़ता है उत्तराखंड के, ये भी आप ध्यान में रखना। और देखो हिमाचल प्रदेश में तो आपका ये क्या कहते हैं, धर्मशाला है, ठीक है, मनाली है, कुल्लू है, कसौल है, एक कसौली भी पूछा जाता है, कसौल या कसौली किस राज्य में पड़ता है। पर्यटन स्थल है, मैं जा चुका हूँ, मैं कसौल भी जा चुका हूँ घूमने। तो ये याद रखना ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, बताओ, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। और चलते हैं दोस्त, और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है ना। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है। भाई अयोध्या राम मंदिर से क्वेश्चन आएंगे। और देखो अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पे देखो मुख्य वास्तुकार पूछ लिया है, तो मुख्य वास्तुकार आपके चंद्रकांत सोमपुरा जी हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। ध्यान में रखोगे ना। आप बताओ जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मतलब कि जो राम जी को विराजमान किया गया था, वो कौन सी डेट थी, कब किया गया था, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना वो थी 22 जनवरी, याद है ना सभी को, 22 जनवरी। ये आप ध्यान रखना, हम लोगों ने दिवाली मनाई थी, है ना। तो एक बार यार टाइप कर दो यार, जय श्री राम, एक बार जोश के साथ में। कहते हैं ना, तरेगा वही जिसके हृदय में राम है। और यहाँ पे देखो दिया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना वो हुई थी 1985 में। कब, 1985 सितंबर में, ध्यान रखना
85 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ना, इसका मुख्यालय भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है इसका मुख्यालय। याद रहेगा ना आपको, भूल तो नहीं जाओगे। अब देखो यहाँ पे जो 1995 में दे रखा है, इसमें भी ध्यान रखना। इसमें विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। किसकी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका जो मुख्यालय है विश्व व्यापार संगठन का, वो जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में। ये भी देखो ध्यान में रखना है। 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ध्यान में रखना है दोस्त, अमृतसर। ठीक है ना, भूल नहीं जाना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज किसके, मतलब अष्टदिग्गज का मतलब है 8 कवि, 8 तेलुगु कवि, ऐसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखो 8 तेलुगु कवि, याद रहेगा ना, 8 तेलुगु कवि। ये अब किसके दरबार में थे तो बताओ। तो याद रखना, कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वो आया था, कौन पुर्तगाली था, क्या नाम था उसका, अरे वो मैगस्थनीज आया था ना। तो मैगस्थनीज को भी ध्यान में रखना है। ये किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और इसने इंडिका नाम की रचना की थी, पुस्तक की, ध्यान है ना, इंडिका। और देखो हर्षवर्धन के दरबार में वो रहते थे, क्या नाम था? बाण भट्ट जी रहते थे। इनकी एक रचना थी हर्षचरित। कौन सी थी? हर्षचरित। ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो 17 क्वेश्चन हो गए। 1 मिनट के लिए रुकूंगा, जैसा कि आज मेरे पुराने दोस्त सब जानते हैं कि 1 मिनट के लिए मैं रुकता हूँ। और यही कहूँगा, हो सकता है कि मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। और जो भी मेरे दोस्त लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस बार आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। 100% सिलेक्शन मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है आपसे, क्योंकि आप अपनी मेहनत में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए। और देखो एक बार जो भी पुराने दोस्त हैं यार, देखो मैं बिल्कुल क्लास के बीच में लाइक शेयर के लिए नहीं कहता हूँ, सिर्फ एक बार बोलूँगा आपसे कि अगर मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हो तो लाइक तो करोगे ही, नए जुड़े हो तो ज़रूर लाइक करना और अपनी प्रेजेंट दर्ज कराना कि भैया हमने लाइक किया है। और कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना या फिर शेयर कर देना क्लास को थोड़ा सा। और क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको 50 क्वेश्चन और प्लस 50 क्वेश्चनों की PDF, ये आपको GK GS की, और प्लस 30 ये, मतलब 80 क्वेश्चन रोज़ आपको मिलेंगे। अगर रोज़ 80 पढ़ोगे ना तो हारना तो है ही नहीं। और यहाँ पे तो साफ साफ दिया है कि सफलता के लिए तेज़ चलना नहीं, बल्कि निरंतर चलते रहना ज़रूरी है। चलने का नाम गाड़ी, और खड़ी हो गई तो बैलगाड़ी। ध्यान में रखना। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मंगल पांडे ने किस सैनिक छावनी में विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने किस सैनिक छावनी में विद्रोह किया था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? याद रखना, वो छावनी थी बैरकपुर, ऑप्शन बी। कहाँ से ये उत्पन्न हुआ था? मेरठ से। जो विद्रोह था ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन में बैरकपुर या मेरठ आपको मिलेगा। और ये जो मंगल पांडे जी थे, ये आप याद रखना कि इनका जन्म जो है वो बलिया में हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश। याद रखना कहाँ पर हुआ था? बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और याद रखना, ये अंग्रेज़ों की 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे। ये कौन सी रेजिमेंट में थे? पूछ लिया जाता है। तो 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे, ये भी ध्यान रखना। और एक प्रश्न आता है कि 1857 की विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, ऐसे पूछा जाता है। तो याद रखना क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना, जो कि मना कर दिया था सैनिकों ने। भाई गाय और सूअर के चर्बी से बनते थे, मुंह से खोलने पड़ते थे, कौन खोलेगा? मना कर दिया। तो फिर उन्होंने अपना दादागिरी दिखाई तो फिर उठा के पटक दिया, है ना, विद्रोह हो गया। तो ये आप ध्यान में रखना है। और पहले व्यक्ति ये मंगल पांडे जी थे। 1857 की क्रांति में पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें फांसी हुई थी, ये भी आप ध्यान में रखना। झांसी वाली रानी ने नेतृत्व किया था, और इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था, जिसे अंग्रेज़ों ने पकड़कर कहाँ? रंगून स्थानांतरित कर दिया। ये भी पूछ लिया जाता है कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? रंगून में। रंगून कहाँ पड़ता है? तो ये बर्मा में पड़ता है, जिसका नाम अब क्या है? म्यांमार है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखना। इसकी वो समाधि स्थल भी वहीं है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? देखो यहाँ पे शेर शाह का पूछ लिया गया। अभी मैं आपको बहादुर शाह जफर द्वितीय का बता रहा था, अब शेर शाह का पूछ लिया गया। तो ये याद रखना, ये सासाराम में है।
अब सासाराम कहाँ पड़ता है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो यार जो हमारे दोस्त बिहार के होंगे उन सभी को पता होगा कि ये बिहार में पड़ता है ना। सिकंदरा में किसका मकबरा है बताओ, तो ये है अकबर का, किसका, अकबर का। ये आगरा के पास ही पड़ता है सिकंदरा, है ना। आगरा तो मेरे पास में ही है, आगरा के पास सिकंदरा में पड़ता है। काबुल में किसका है, काबुल में बाबर का है, किसका, बाबर का है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। अफ़गानिस्तान, ठीक है ना। तो और ये बाबर जो है ना, ये क्या कहते हैं, मुग़ल वंश का संस्थापक था, ये भी ध्यान रखना। इसने कब स्थापना की थी, 1526 में, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था। इब्राहिम लोदी और इसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी हार गया था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, 1526 में हुआ था, 1556 में हुआ था और 1761 में हुआ था। तो ये देखो 3 के तीनों याद रखने हैं आपको, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री ने 3 कानून के तहत नए कितने सालों में मुकदमा ख़त्म करने की बात कही है। तो ये देखो अभी जो 3 नए कानून आए थे ना, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, और ये देखो आपको भी समझ आ गया होगा कि हाँ भैया आप सही कह रहे हो, ये इम्पोर्टेंट लग रहा है ना। तो याद रखना, पहले तो ये बताओ कि हमारे गृह मंत्री हैं कौन। तो याद रखना वो हैं अमित शाह जी। कौन है, अमित शाह जी। अब देखो उन्होंने जो नए कितने सालों में मुकदमा ख़त्म करने की बात, तो वो की है उन्होंने 3 साल में। कितने, 3 साल में। और यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं कि अगर 7 वर्ष से अधिक सज़ा वाला कोई केस है तो उसमें फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। ये भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि हो सकता है यार आपसे किसी दूसरे पेपर में पूछ लिया जाए, अगर एसएससी जीडी में ना पूछा गया, एसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो पूछ लिया जाएगा। और यहाँ पे देखो दिया है कि कौन सी संस्था शेयर बाज़ार पर नियंत्रण रखती है। ऐसी कौन सी संस्था है जो शेयर बाज़ार पर नियंत्रण रखती है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना वो है सेबी। कौन सी है, सेबी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सेबी याद रखोगे ना। और सेबी जो है वो वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित हुआ था। कब हुआ था, तो ये भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो याद रखना संवैधानिक निकाय के रूप में जब स्थापित हुआ था तो वो टाइम था 1992 का। क्या था, 1992 था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना वो हुई थी 1993 में, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे याद रखना शॉर्टकट में कैसे लिखोगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यही लिखोगे ना, PMRY, PMRY देखो लिखा हुआ देखा अभी होगा। याद रखना ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना है और इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे 1951 में लिखा हुआ था, तो 1951 से आपको याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी, जो कि कृषि से संबंधित थी। किससे, कृषि से संबंधित थी। और दूसरी वाली उद्योग से संबंधित थी। ये भी देखो पूछ लिया जाता है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। कुट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है। कुट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। ये जलप्रपात देखो दोस्त देख लेना, ये इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जाएंगे। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। याद रखना ये तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन से ज़िले में है याद, कुछ नहीं याद है तो नोट कर लो यार। तेनकासी जिला, तेनकासी ज़िले में ये स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। और देखो अब यहाँ पे बात करें अगर हम उत्तराखंड की, उत्तराखंड में पता कौन सा है, तो उत्तराखंड में है केम्प्टी। कौन सा है, केम्प्टी, केम्प्टी जलप्रपात उत्तराखंड में है। और देखो जो जोग या गरसोप्पा, ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये भारत का लगभग सबसे बड़ा है ना। अब ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो याद रहेगा ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो पेन नहीं है मेरे पास, मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा। आप ये मत सोचना कि मैं पूरा क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पेन नहीं है मेरे पास, मैं किसी तरीके से काम चला रहा हूँ यार। और यहाँ पे दिया है किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है, किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। आप भी बताना कि आपका स्कोर 30 में से कितना सही होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना कवि के रूप में तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और वल्लभ भाई पटेल जी को उपाधि एक मिली थी, सरदार की उपाधि। कहाँ पर, बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, बारदोली में इन्हें उपाधि मिली थी। किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने दी थी। और याद रखना पहली बार इन्हें महात्मा के सरदार के किसने संबोधित किया था, तो वो भी पूछ लिया जाता है। तो बारदोली की महिलाओं ने इन्हें पहली बार
सरदार के संबोधित किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सरदार की उपाधि आपको समझ आ गया। अब महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, किसने दी थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या, देखो ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, और तीसरा लाला लाजपत राय, और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलो बताना, ठीक है। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दी थी। देखो यहाँ पे पूछा गया है किस वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है। पहले तो याद रखना कि वेदों की संख्या 4 होती है। देखो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो प्रश्न का जवाब करेंगे कि गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सही जवाब आपका यजुर्वेद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ये आपको याद रहेगा ना। देखो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। सामवेद से याद रखना संगीत वगैरह सब लिया गया है, संगीत वगैरह का जो जन्मदाता है वो सामवेद है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आपका अर्थवेद बसता है, चौथा वेद, जादू टोना वशीकरण प्रेम विवाह, ये सब उसमें आ जाते हैं, उसके अंदर अंतर्गत आते हैं। तो ये देखो याद रखना है दोस्त, ठीक है ना। मैं तो वैसे भी, मेरा क्या, मैं तो आपका बड़ा भाई, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, पर आपका क्या होगा ये आप तय करेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई करेंगे आप, मुझे पता है कि आप सफल हो जाएंगे इस बार। मेरा दिल कह रहा है कि अगर आप दिल लगा के मेहनत कर रहे हो तो यार इस बार आप 100% सफल हो जाओगे। और यहाँ पे देखो दिया गया है प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए। प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही कर देंगे ना। इनकी पार्टी कौन सी थी, ये कब हुए थे, ये भी सब पता होना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट है यार। तो याद रखना ये 1892 में निर्वाचित हुए थे। इनकी पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी। कौन सी, लिबरल पार्टी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है हार्मेट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हार्मेट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिलेक्टेड और क्वेश्चन ऐसा है कि ज़रूर पूछा जाएगा। तो याद रखना ए.ओ. ह्यूम जी को, ए.ओ. ह्यूम ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। देखो अनुच्छेद जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि आर्टिकल से आपके क्वेश्चन आने हैं। अब आप क्या क्या तैयार करके जाएंगे ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि मैं तो आपको पूरा ही करवाऊंगा, आप कितना करके जाएंगे ये आप पर निर्भर करता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब यार, देखो ये एसएससी जीडी की क्लास है, करना पड़ेगा आपको। और अगर पीडीएफ चाहिए तो ये जीके जीएस क्यू जैसा लिखा हुआ आ रहा होगा, देखो जब आप क्लास देख रहे हो वहाँ पे लिखा होगा 16 पॉइंट कुछ के सब्सक्राइबर ऐसे, या 15 पॉइंट कुछ। तो उस पर क्लिक करना, चैनल खुलेगा, वहाँ पर एक लिंक लिखा होगा देशी फ्रॉम गाँव वाला, ऐसे लिखा होगा हिंदी और इंग्लिश में। उसके नीचे एक टी करके लिंक लगा होगा, वो टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम खुल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। फ़ोन में टेलीग्राम होना ज़रूरी है, तभी हो पाएगा, जहाँ पे बिल्कुल फ्री पीडीएफ, कोई भी पैसा नहीं लगना है, लेकिन ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि अगर नहीं कर पा रहे तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं वहाँ से आपको लिंक शेयर कर दूंगा। आप देखो यहाँ पे नागरिकता संबंधित प्रावधान की अगर बात करेंगे कि कौन से अनुच्छेद में है, तो ये मिलते हैं हमें 5 से 11 तक, ऑप्शन बी। और 1 से 4 तक राज्य एवं उनके अधिकार क्षेत्र, उनके जो नाम संशोधन वगैरह, नए राज्य की स्थापना, ये सब आ जाता है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या आता है। तो 12 से 35 तक आपके मूल अधिकार आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, मूल अधिकार जो आपके हैं वो 12 से 35। और बाद बाकी यहाँ पे मैंने जो भी आपको बताया है आप याद में रखेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर सीखते हुए चलेंगे तो निरंतर चलते रहेंगे तो काम हो जाएगा। तो हाँ दिया है हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। ये अभी अभियान जो अभी इलेक्शन हुआ था ना, वो उसकी बात है, करंट का मतलब है। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा, तो अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे। याद रखना शिक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं, चलो अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे। तो वो है आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। देखो यहाँ पे बहुत से लोगों ने गलत किया होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगा के, जो कि गलत हो गया होगा। तो रिजर्व बैंक नहीं है भाई, SBI है। और इसकी जो स्थापना है वो भी याद रखना कब हुई थी, तो वो हुई थी जुलाई 1955 में।
इससे पहले ये जो बैंक थी ना, ये पता कौन सी बैंक थी? इससे पहले इसका नाम था इम्पीरियल बैंक, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ये कब स्थापित हुई थी? इम्पीरियल बैंक भी कब स्थापित हुई थी, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो याद रखना ये 27 जनवरी 1921 में स्थापना हुई थी। कब? 27 जनवरी 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बताओ? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है 2011 की जनगणना अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस प्रदेश का है? देखो भैया, ये 2011 की जनगणना आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो आप क्या बताएंगे भैया? 10 वर्षों के बाद। तो ये कब होनी चाहिए थी? देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 2021 में। अब 2021 में तो भैया कोविड आ गया था। कोविड का पहला मरीज भारत में कहाँ मिला था? तो याद रखना केरल में मिला था, है ना। दुनिया में कहाँ मिला था? तो वुहान सिटी चाइना में मिला था, है ना। ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे 2011-21 में तो हो नहीं पाई जनगणना, तो 11 से प्रश्न आने हैं। तो ये आपको सब प्रश्न ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन बी जो है, आयु बच्चों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस प्रदेश का है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका हरियाणा हो जाएगा ना। सबसे ज़्यादा जो है वो कौन से राज्य का है? सबसे ज़्यादा तो यार हरियाणा का रहा है ना। और सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो है वो हरियाणा का और सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का। हाँ ठीक है, चलते हैं दोस्त फिर अगले प्रश्न की तरफ। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखो, पीएच मान से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। पीएच मान से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। पीएच स्केल की रेंज पूछ ली जाएगी, है ना। कितनी होगी? ऑप्शन आएंगे 0 से 14, 1 से 14, ऐसे ऑप्शन होंगे। अब यहाँ पे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि पहले तो प्रश्न का जवाब करेंगे कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो वो होता है 7.4। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 7 किसका होता है? तो 7 होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। तो ये जल का हो जाएगा। किसका? जल का जो पीएच मान है वो 7 हो जाएगा। नमक का पीएच मान कितना होगा? तो वो भी आपका 7 हो जाएगा, है ना। नींबू का 2 से 3 हो जाएगा। और ये जो आपका 4 दे रखा है, तो याद रखना 3 से 4 जो है ये किसका हो जाता है? ये शराब का होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये फर्स्ट क्लास है, आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग यहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे, बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी। आपने क्लास को लाइक भी किया होगा, ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। शेयर भी करेंगे, आप स्टेटस वगैरह भी लगा देंगे क्योंकि स्टार्टिंग क्लास है। और मैं बता दूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे अभी 500 पूरे टोटल दोस्त ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, 300 प्लस हैं। तो आप फटाफट इसे 500 कराइएगा, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। टेलीग्राम का भी लिंक आप मुझे बोल देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और यार देखो, थोड़ा सा यार सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि 50 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चनों की पीडीएफ और प्लस ये 30 क्वेश्चन, मतलब कि 80 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको रोज़ के रोज़ मिलेगी। रोज़ नहीं, मतलब एक दिन छोड़ के। पता क्यों? क्योंकि देखो, आरपीएफ की क्लास में 50 क्वेश्चन होती है, लंबी हो जाती है, डाटा नहीं बचता मेरे पास जो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँ। ये 30 क्वेश्चनों की होती है, थोड़ी छोटी क्लास रहती है, तो डाटा बच जाता है। मैं आपको उसी दिन, जिस दिन एसएससी जीडी एक दिन करूँगा, एक दिन आरपीएफ, तो एसएससी जीडी वाले दिन मैं आपको पीडीएफ दे दिया करूँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी बहादुरों को मेरा जय हिंद।